कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी ने मटरों वाली टोकरी मुझे पकड़ाई और कहने लगी कि तुम मटर छीलो, मैं जाकर देखती हूँ कि कौन है। मुझे भी तजस्सुस होने लगा था कि आखिर हमारे घर में कौन आ गया। चूँकि हम काफ़ी गरीब लोग थे और उस मोहल्ले में नए भी थे, लिहाजा हमारी किसी से भी इतनी बातचीत नहीं थी। महीने में सिर्फ एक बार हमारे घर में दस्तक हो जाती थी, और वो भी मस्जिद का लड़का मस्जिद के लिए चंदा लेने के लिए आता। अचानक मुझे अपनी अम्मी की जोश में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी, अरे आप भाभी, आप यहाँ पर कैसे? आए आए, अंदर आए। अम्मी का लहजा और उनका अंदाज देखकर मुझे लग रहा था कि शायद कोई गरीबी हमारे घर आया हो। ये हैरत का दूसरा झटका था जो मुझे लग रहा था, क्योंकि जब से हम अपने ख़ानदान वालों से अलग हुए थे, उस दिन के बाद से कोई भी हमसे मिलने के लिए नहीं आया था, और ना ही किसी ने हमारी खैरियत दरियाफ्त करने के बारे में सोचा। थोड़ी देर बाद जब अम्मी वापस आईं तो उनके साथ राशिदा खाला भी थी। राशिदा खाला हमारे ख़ानदान की सबसे अमीर औरत थी और उनके 2 जवान बेटे थे, जिसकी वजह से ख़ानदान की सारी औरतें ही उन्हें ज़्यादा अहमियत देती थी। उसकी एक वजह यह भी थी कि वो अपनी बेटियों को उनके बेटों को देना चाहती थी, लेकिन खाला राशिदा ने सबके कान में ये बात डाल दी थी कि वो अपने बेटों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कभी किसी लड़की को बहू बनाकर नहीं लाएंगी। इसलिए तमाम लड़कियों ने अब अपना रुख उनके बेटों की तरफ कर दिया था। कोई भी शादी होती या कोई भी फंक्शन होता, वो सारी लड़कियां वहाँ पर ऐसे तैयार होकर जाती जैसे वो वहाँ पर मेहमान नहीं बल्कि दुल्हन बनकर जा रही है। ये सारी बातें मुझे अपनी कज़न से ही मालूम हुई थी, जो कि मैं देख नहीं सकती थी। इसी वजह से मुझे अंदाज़ा नहीं था। मेरी कज़न ही मुझे हमेशा बताया करती कि किसने किस रंग के कपड़े पहने हैं, कौन इस वक्त किसके साथ है और कौन क्या कर रहा है। मैंने भी ये सुना था कि खाला राशिदा बहुत ही नेक औरत है। ये उन चंद लोगों में से है जिनके पास जब दौलत आ जाए तो उसके साथ उन्हें खुदा का खौफ भी आ जाता है, और वो अपनी कोशिश यही करते हैं कि जितना ज़्यादा परहेजगार बना जा सके उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अचानक किसी ने मेरे सर पर बोसा दिया। थोड़ी देर बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये राशिदा खाला ही है। मैं भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी और उनसे उनकी खैरियत दरियाफ्त करने लगी। वो बहुत ही प्यारे अंदाज में मुझसे बातें कर रही थी, और ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा था, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की और ना ही कभी मुझे अहमियत दी थी। उसकी वजह शायद यही थी कि मैं अंधी थी और उन लोगों के मुकाबले में कमतर थी। यही वजह थी कि उन लोगों ने मुझे कभी अपने जैसा नहीं समझा, जबकि खाला राशिदा ने तो मुझे इस चीज़ का एहसास भी नहीं होने दिया, बल्कि मेरी तारीफ़ करते हुए कहने लगी, अरे तुम तो बहुत ही प्यारी बच्ची हो, मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं देखा? अरे मेरा इतना वक्त ज़ाया हो गया। मुझे उनकी आखिरी बात समझ नहीं आई। अभी तो मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अम्मी का बस नहीं चल रहा था कि वो खाला राशिदा के लिए सहन में तख्त बिछा दे और उनकी खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़े। फिर उसके बाद अम्मी ने मुझे खाला राशिदा के पास बिठाया और ख़ुद उनके लिए कुछ लेने चली गई। पीछे खाला राशिदा मुझसे बातें करने लगी और मेरी पसंद नापसंद के बारे में पूछने लगी। इसके अलावा वो मुझसे कॉलेज जाने के बारे में भी पूछ रही थी। उनकी बातें सुनकर मैं एकदम अफसरदा हो गई और फिर उन्हें बताने लगी कि मैं आज तक कॉलेज नहीं जा सकी और उसकी वजह मेरा अंधापन है। मेरी ये बात सुनकर वो हैरान हुई थी और कहने लगी, इसमें तो इतनी परेशानी वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारे जैसे बच्चों के भी अलग से स्कूल होते हैं। उनकी बात सुनकर मैंने अपना सर झुका लिया और उन्हें अपने हालात के बारे में बताने लगी। मेरे अब्बा एक मामूली से सब्ज़ी फरोश थे। वो दिन के वक्त काम करते, जिसकी वजह से हम रात का खाना खाते थे। राशिदा की एक चीज़ जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी वो ये थी कि वो मेरी किसी भी बात पर तंज नहीं कर रही थी और ना ही मुझे कमतर होने का एहसास दिला रही थी। उसके बाद उन्होंने मुझे प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, फिक्र मत करो, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज के बाद तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। उसके बाद अम्मी वहाँ पर आ गई और वो खाला को नाश्ते की चीज़ें सर्व करने लगी, जबकि मैं खामोशी से वहाँ बैठी थी। अचानक खाला राशिदा मेरी अम्मी से कहने लगी कि मैंने तुमसे अकेले में एक ज़रूरी बात करनी है। उनकी ये बात सुनकर मुझे तजस्सुस होने लगा। मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी उनकी बात सुनूं,
लेकिन वो अम्मी को लेकर वहाँ से उठकर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों बाहर निकले तो अम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी और खाला राशिदा को बार बार कह रही थी कि आप थोड़ी देर और रुक जाते, अभी इसके बाबा भी आने ही वाले थे, अच्छा था कि आप उनसे भी मिलकर चली जाती। जबकि खाला राशिदा ने उनसे माजरत की और कहने लगी कि मेरा सबसे बड़ा बेटा इस वक्त घर आने वाला होगा और वो जब भी घर आता है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो मुझसे मिले। अब मैं घर पर मौजूद नहीं होंगी तो वो बुरा मना जाएगा। लिहाजा उन्होंने निहायती मुनासिब अंदाज में माजरत की और फिर वहाँ से चली गई। जबकि मैं जो काफ़ी देर से बाहर बैठी सोच रही थी कि ना जाने खाला और अम्मी ऐसी कौन सी बात कर रहे थे। उनके जाते ही अम्मी से पूछने लगी। मेरी बात सुनकर अम्मी खुशी से कहने लगी, अरे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी की किस्मत इस कदर अच्छी है। खाला राशिदा तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए आई थी। उनकी बात सुनकर मुझे यकीन नहीं आया। मैं तो सोच रही थी कि मेरे लिए या तो 2 बच्चों के बाप का रिश्ता आएगा या फिर किसी लंगड़े का, लेकिन यहाँ पर तो मेरी किस्मत एकदम से खुल गई थी। मैं भी अम्मी से ज़्यादा खुश थी। उन्हें कहा कि वो मेरी कज़न का नंबर मिला कर दे, लेकिन अम्मी ने इनकार कर दिया और कहने लगी कि नहीं, अभी इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। जब तक तुम्हारी मंगनी नहीं हो जाती तब तक मैं इस बात को पोशीदा ही रखूंगी। अम्मी की बात सुनकर मैं बुरे बुरे मुंह बनाने लगी, जबकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं अपनी कज़न को उसके बारे में बताऊं, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसे बताकर मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही हूँ। रात के वक्त जब अब्बू घर पर आए तो मैंने अब्बू को कहा कि वो मुझे कज़न का नंबर मिला कर दे। तब तक अब्बू को इसके बारे में इल्म नहीं था, लिहाजा उन्होंने जब मुझे कज़न का नंबर मिला कर दिया तो मैं उसे जोश व खरोश से सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई, फिर ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता भी था कि मैं उसे पसंद करती हूँ और उसे हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन तुमने उसे अपनी मासूमियत के जाल में फंसा लिया। तुमने मेरे हक पर डाका मारा है। उसने तुम में न जाने क्या ऐसा देख लिया है। तुम्हारे पास तो आंखें भी नहीं हैं, और न जाने इसके अलावा वो क्या क्या कह रही थी। मेरा दिल फटने के करीब हो गया था। मैंने जल्दी से मोबाइल फ़ोन रख दिया। आंसू तेज़ी से मेरी आंखों से बह रहे थे। थोड़ी देर बाद जब अम्मी कमरे में आई तो मेरी ये हालत देखकर परेशान हो गई और कहने लगी, क्या हो गया है मेरी बेटी को? फिर मैंने अम्मी को सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर अम्मी ने पहले मुझे डांटा कि मैंने अपनी कज़न को क्यों बताया। उसके बाद मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुमने किसी के हक पर डाका नहीं मारा और ना ही किसी के साथ ज्यादती की है, बल्कि ये तुम्हारे अपने नसीब में लिखा था। तुमने सिर्फ और सिर्फ अपना नसीब हासिल किया है, बाकी उसकी बातों की तरफ ध्यान मत दो। अम्मी की तसल्ली से मुझे कुछ हद तक सुकून हासिल हुआ। फिर उसके बाद मैं दोबारा उस वाक़े को भूल गई। फिर मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उससे पहले भी मेरी ज़िंदगी में एक और आजमाइश आने वाली है। एक ऐसी आजमाइश जिससे मेरी सारी ज़िंदगी तब्दील होकर रह जाएगी। और वो आजमाइश मेरे वालिद की वफ़ात की सूरत में थी। अचानक एक दिन अब्बा का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा था। उस वक्त खाला राशिदा भी मुल्क छोड़कर जा चुकी थी। उन्होंने हमें कहा था कि वो 2 साल के बाद आकर शादी करेंगे। लिहाजा मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मुझे सब्र नहीं आ रहा था और अम्मी का हाल भी कुछ यूं ही था। 3-4 दिन तो यूं ही गुजर गए, लेकिन उसके बाद हमारा उस मोहल्ले में रहना दुश्वार हो गया, क्योंकि हम दोनों औरतें थीं, जबकि हमारा मोहल्ला भी कुछ ख़ास नहीं था। पहले अब्बा की वजह से लोग हमारी इज्जत कर लिया करते, लेकिन अब अब्बा की वफ़ात के बाद लोगों ने हमारी इज्जत करना भी छोड़ दी थी, बल्कि वो तो घर में दाखिल होने के बहाने ढूंढने लगे। कभी कभार अम्मी किचन में होती, मैं अकेली ही बाहर बैठी होती। ऐसे में कोई भी शख्स मुंह उठाकर घर के अंदर दाखिल हो जाता और मुझे पता भी न चलता। हालात मज़ीद पेचीदा होने लगे। लिहाजा अम्मी ने फ़ैसला किया कि वो मेरे चचा से मदद के लिए कहेंगी, और फिर उन्होंने एक दिन चचा को फ़ोन किया और उन्हें कहा कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। चचा ने खुशी से हमारी मदद करने का फ़ैसला किया और फिर यूँ हमें लेकर चचा अपने ही इलाके में चले गए। मेरे चचा के हालात थोड़े अच्छे थे। पहले पहल उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा।
चची भी ना चाहते हुए हमसे अच्छे अंदाज में बात करते, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हम पर खुलने लगी और हमें अंदाज़ा हो गया कि वो हमसे बहुत नफरत करते हैं। मेरे चचा की बेटी सारा का बस नहीं चलता था कि वो मुझे जान से ही मार दे। जब जब वो मुझे देखती मुझे कड़वे अंदाज में मुखातिब करती और बहुत ही अजीबोगरीब बातें करती, लेकिन चूंकि मैं उनके रहमो करम पर थी, इसी वजह से उन्हें कुछ भी नहीं कह सकती थी और ना ही उनसे कोई बदतमीज़ी कर सकती थी। मेरे पास ये सब बर्दाश्त करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था, लेकिन अक्सर रात के वक्त मैं फूट फूट कर रोती और अपने अब्बा को याद करती। कम से कम हम जितने भी गरीब थे, लेकिन अब्बा के होते हुए मुझे एक सहारा था। जब भी मैं कहीं पर बैठी होती, चची अक्सर मेरे पास से गुजरती और कहती, न जाने क्यों अकरम रोटियां तुड़वाने के लिए इन 2 औरतों को साथ लेकर आया है। पहले क्या घर में कम अखराजात थे जो हमें इनके अखराजात भी पूरे करने होंगे। और अक्सर तो मुझे इस बात का भी ताना देती कि पता नहीं राशिदा खाला ने इस अंधी लड़की में ऐसा क्या देख लिया है कि वो उसके पीछे पागल हो गई है। अरे इसके अलावा भी ख़ानदान में बहुत अच्छी लड़कियां थी। मुझे तो लगता है इन दोनों माँ बेटियों ने उन पर कोई जादू कर दिया है। वो अपने दिल के भड़ास मेरे सामने निकाला करती और मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती जाती। अब तो उनकी बेटी ने भी मुझे तकलीफ़ पहुंचाना शुरू कर दी। जब भी उसे कोई दुख पहुंचता तो उसका सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकालती। वो न सिर्फ मुझे ज़हनी तकलीफ़ देती बल्कि मुझे जिस्मानी तकलीफ़ भी देती। पिछले कुछ दिन से उसने मेरे कान में ये बात डालना शुरू कर दी थी कि मैं बहुत जल्द तुम्हें रास्ते से हटा दूंगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। जब मैंने अपनी अम्मी से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो अम्मी ने जल्दी से मुझे खामोश करवा दिया और कहने लगी, खबरदार जो आइंदा ये बात मुंह से भी निकाले, हम उनके रहमो करम पर मौजूद हैं, लिहाजा हमें चाहिए कि उनके खिलाफ कोई भी बात न बोले। और अगर तुम्हारी चची ने गलती से भी ये सुन लिया तो तुम्हें पता नहीं वो कितना बड़ा हंगामा करेंगी। अम्मी की बात सुनकर मैं हमेशा की तरह खामोश हो गई। एक दिन मैं बाहर खड़ी थी जब अचानक मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। मैं चौंक गई। वो कोई मर्दाना आवाज़ थी। ये देख नहीं सकती है, अंधी है। उसके साथ ही मुझे अपनी कज़न की कड़वी आवाज़ सुनाई दी। मेरी आंखों में दोबारा आंसू आ गए। वो मर्द जो कोई भी था उसकी बात काटते हुए बोला, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, हर इंसान में खामी होती है। इंसान का अंदर खूबसूरत होना चाहिए। और वैसे भी इनका चेहरा देखकर मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये अंदर से किस कदर खूबसूरत है। ज़िंदगी में पहली बार मैंने किसी मर्द के मुंह से अपने लिए तारीफ़ सुनी थी। मेरा चेहरा तपने लगा, जबकि दूसरी तरफ मेरी कज़न से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तेज़ी से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ ले जाने लगी। अचानक उसने मेरे हाथों में से मेरी लाठी छीन ली जिसके सहारे में चला करते थे। खुदा के लिए ऐसा ना करो, मुझे मेरी लाठी वापस करो, मैंने रोते हुए कहा, जबकि दूसरी तरफ मेरी कज़न मेरी बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी, अरे कैसे वापस कर दूं? इतने अरसे बाद तो मुझे मौका मिला है तुम्हें तंग करने का। तुम नहीं जानती तुम्हारी वजह से मुझे कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब उसका बदला भी तो लेना लाजमी है। उसने दोबारा से मुझे पीछे की तरफ धक्का दिया जिसकी वजह से मैं ज़मीन पर जा गिरी और फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसकी मिन्नतें किए जा रही थी लेकिन वो मेरी एक बात भी नहीं सुन रही थी। अब मैं उस वक्त को पछता रही थी जब मैंने उसके साथ बाहर जाने का फ़ैसला किया था। मैं कैसे भूल गई थी कि वो शुरू से ही मुझसे जलती है। वो कभी भी मेरे साथ भलाई नहीं कर सकती और आज भी उसने मुझे अपनी औकात दिखा दी थी। उसने मेरे अंधेपन का न सिर्फ मजाक बनाया बल्कि मेरी कमज़ोरी को इस्तेमाल करके मुझे तकलीफ़ भी पहुंचा रही थी। और फिर उसने दोबारा मुझे पकड़ा और मुझे अपने साथ घसीटने लगी। मेरे पाँव से जूता उतर गया था जिसकी वजह से मेरा पाँव ज़ख्मी होने लगा, लेकिन उसको तो जैसे इस चीज़ की फ़िक्र ही नहीं थी। मुझे रह रहकर अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था और उसके साथ साथ अपने घर वालों पर गुस्सा भी आ रहा था जिन्होंने जानते बूझते हुए भी अभी तक मेरी खबरगिरी के लिए किसी को नहीं भेजा। वो ना जाने मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे थे। मुझे अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर एक जगह जाकर वो रुक गई और मुझे कहने लगी कि अब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को कुछ हुआ क्योंकि मुझे लगने लगा था कि अब वो मेरे साथ बहुत बुरा करने जा रही है। और फिर उसके साथ ही उसने मुझे एक पाँव उठाने का बोला। जैसे ही मैंने पाँव उठाया वो हवा में लहराया गया।
उसके नीचे कोई ज़मीन नहीं थी। न जाने उसने मुझे कहाँ पर खड़ा कर दिया था। अचानक उसने मेरे कान में सरगोशी की, अब तुम्हें मैं एक जगह से नीचे गिराने जा रही हूँ जहाँ से तुम्हारे ज़िंदा बचने के कोई चांस नहीं रहेंगे, और फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से निकल जाओगी और मेरी ज़िंदगी दोबारा से बहुत पुरसुकून हो जाएगी। उसकी ये बात सुनकर मैं दोबारा से फूट फूट कर रोने लगी और उसकी मिन्नतें करने लगी कि खुदा के लिए ऐसा ना करो, मुझे छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हारे किसी भी मामले में नहीं बोलूँगी, बल्कि मैं वादा करती हूँ कि मैं इस रिश्ते से खुद ही इनकार कर दूँगी। मेरी ये बात सुनकर वो हंसने लगी और कहने लगी, मेरी प्यारी बहन, तुम बहुत ज़्यादा ही भोली हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इनकार करोगी और वो इनकार कबूल कर लेगा? वो तुम्हारे पीछे बहुत पागल है, वो तुम्हें किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसका भी मेरे पास इलाज है। अगर तुम इस दुनिया में ही न रहो तो हो सकता है कि वो तुम्हें भूल जाए। ये कहकर उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और मैं मुंह के बल नीचे गिरती गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। मुझे अपने जिस्म पर जगह जगह तकलीफ़ का एहसास हो रहा था, जो इस बात की निशानी था कि मेरे जिस्म में जगह जगह खराशें पड़ रही हैं। और फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गई। मुझे पता नहीं कि बाद में मेरे साथ क्या हुआ। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैं एक नरम और मुलायम बिस्तर पर लेटी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं उस वक्त कहाँ पर हूँ। मैंने सबसे पहले अम्मी को आवाज़ दी। मेरी बात सुनकर अम्मी तेज़ी से भागती हुई मेरे पास आई और मुझसे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है मेरी बेटी की? अम्मी की आवाज़ सुनकर पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ और फिर मैं अम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि फिक्र मत करो, तुम इस वक्त बिल्कुल ठीक हो। खुदा का शुक्र है कि वो नेक शख्स तुम्हें यहाँ लेकर आया था। जब मैंने अम्मी से पूछा कि वो शख्स कौन था तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया और मुझसे कहने लगे कि वो कोई नौजवान लड़का था, शायद इस गांव में नया था। उसके साथ एक औरत भी थी जिसने तुम्हें उठाया हुआ था। सारा ने हमें बताया था कि तुम एक गहरी खाई में गिर रही हो और वो बहुत परेशान हो गए थे। तुम्हें ढूंढने के लिए घर से लोग भी गए थे, लेकिन तुम किसी को नहीं मिले। हमें तो यही लगा कि हम तुम्हें खो चुके हैं, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने हम पर करम किया और तुम हमें दोबारा से मिल गई। सारा का नाम सुनकर मेरा दिल दोबारा से ख़राब हो गया। मैं अम्मी को बताना चाहती थी कि मेरे साथ ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि सारा ही थी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, अचानक मुझे सारा की आवाज़ सुनाई दी, जो लहजे में फ़िक्रमंदी लिए तेज़ी से कमरे में दाखिल हो रही थी। उसे कमरे के अंदर दाखिल होता देखकर मेरा दिल दोबारा खौफ से कांपने लगा। ये औरत मेरी सोच से भी ज़्यादा जालिम और चालाक थी और अपने फ़ायदे के लिए ये कुछ भी कर लेने की ताकत रखती थी। मैं तो वैसे भी उसके सामने कमज़ोर थे, इसी वजह से वो मुझे किसी खातिर में नहीं लाते। आंटी, आप बाहर चले जाएं, मैं अपनी प्यारी बहन को देखती हूँ। उसने ये कहकर मेरी अम्मी को बाहर भेज दिया, जबकि खुद मेरे करीब आकर बैठ गई। इससे पहले कि वो मुझे कोई तकलीफ़ पहुँचाती या दोबारा से बुरा भला कहती, मुझे उसके चीखने की आवाज़ सुनाई दी। न जाने उसे एकदम से क्या हो गया था। उसके साथ ही मुझे दरवाज़ा बंद होने की भी आवाज़ आई। मैं अपनी जगह से उछल पड़ी थी। उससे पूछने लगी कि क्या हुआ है। मुझे उसकी घुटी घुटी चीखें सुनाई दे रही थी। यूँ लग रहा था जैसे किसी ने उसके चेहरे पर हाथ रखा हो और वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रही हो। तुम्हें क्या हो गया है सारा? तुम मुझे परेशान कर रही हो, मैंने फिक्रमंदी से कहा कि अचानक मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे उसने मेरे हाथों पर ज़ोर से हाथ मारे हों। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके हाथों को पकड़ना चाहा, लेकिन अचानक ही मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो बिस्तर से उठ गई है और उसके साथ ही मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं काफ़ी देर उसी हालत में बैठी रही, चूँकि मेरे पाँव में शदीद दर्द हो रहा था और जिस्म पर जगह जगह ज़ख्म थे, जिसकी वजह से मैं चल नहीं सकती थी। मैंने अम्मी को आवाज़ दी। मेरी आवाज़ सुनकर थोड़ी देर बाद अम्मी कमरे में आई, लेकिन फिर चीख पड़ी, पहले सारा की और अब अम्मी की चीख सुनकर मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। अम्मी, क्या हुआ है, मुझे बताएं, मैंने फिक्रमंदी से कहा। मेरी बात सुनकर अम्मी ने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्या हुआ था। अम्मी की बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और अम्मी को कहने लगी कि मुझे नहीं पता,
मुझे खुद सारा के चीखने की आवाज़ आई थी। मैंने उससे पूछा लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। सारा ठीक तो है, उसे कुछ हुआ तो नहीं है। सारा चाहे मेरे साथ जितना भी बुरा कर ले, लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल में उसके लिए शुरू से ही मोहब्बत थी। मैं चाह कर भी उससे नफरत नहीं कर सकती थी। उसकी वजह ये थी कि वो मेरे चचा की बेटी थी, और वो चचा जिसने मेरे बाप की वफ़ात के बाद न सिर्फ मेरी बल्कि मेरी माँ की भी कफालत की और हमें भी कोई कमी का एहसास नहीं होने दिया। बिलाशुबा उनकी बीवी और बेटी का रवैया हमसे अच्छा नहीं था, लेकिन वो खुद हर मुमकिन कोशिश करते कि हमें तमाम सहूलियात फराहम कर सके। अभी भी हम उन्हीं के रहम करम पर मौजूद थे। और फिर अम्मी ने मुझे बताया कि सारा के सर से खून निकल रहा है और वो बेहोश ज़मीन पर पड़ी है। ये सुनकर मैं भी परेशान हो गई। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर चची आ गई और ये सारा मंजर देखकर उन्होंने वावेला मचा दिया और कहने लगी, अरे तुम लोगों ने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है। अरे लोगों सुनते हो? इससे पहले कि उनका ड्रामा मज़ीद बड़ा होता, अम्मी ने उन्हें खामोश करवा दिया और फिर उनके साथ सारा को लेकर अस्पताल चली गई, जबकि मैं उस वक्त घर में ही मौजूद थी और सोच रही थी कि आखिर अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्या हुआ था। शायद सारा फिसल गई है जिसकी वजह से उसके दिमाग में चोट आई है, लेकिन अगर वो गिरी होती तो मुझे उसके गिरने की आवाज़ सुनाई देती। मुझे तो सिर्फ उसकी चीख की आवाज़ सुनाई देती और उसकी आवाज़ खौफ से लबरेज थी। यूँ लग रहा था जैसे उसने कोई डरावनी चीज़ को देख लिया हो। हज़ारों तरह के सवालात थे जो मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे, लेकिन मेरे पास उन सवालात में से किसी एक का भी जवाब मौजूद नहीं था। मैं उसी हालत में बैठी ये सब कुछ सोच रही थी जब अचानक मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कमरे के अंदर कोई दाखिल हुआ हो। मैं सब लोगों के कदमों की आहट पहचान कर अंदाज़ा लगा सकती थी कि कौन आया है, लेकिन ये आहट सबसे मुख्तलिफ थे। इसीलिए मैं भी घबरा गई और खौफज़दा होकर पूछने लगी, कौन है? दूसरी तरफ से मुझे कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। अब मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे कोई तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ रहा हो और फिर मेरे कुछ फासले पर कोई रुक गया और उसने मेरे सर पर हाथ रखा। ये महसूस करके मेरे दिल की धड़कन आहिस्ता से बढ़ गई कि उसका हाथ आम इंसानों के हाथ से बहुत बड़ा था। उसका हाथ मेरे पूरे सर को कवर कर रहा था। यूँ लग रहा था जैसे वो किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी और ही मखलूक का हाथ हो। मेरा सर चकराने लगा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा फैल गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। दोबारा जब मुझे होश आया तब भी मैं कमरे में अकेली थी, मतलब अभी तक कोई भी घर वापस नहीं आया था। अब मुझे शिद्दत से खौफ का एहसास हुआ। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर एकदम से क्या हो गया है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने बिस्तर से उठने की कोशिश की लेकिन दर्द की वजह से उठ नहीं पाई। लेकिन अब मुझे शदीद प्यास का एहसास होने लगा और ये एहसास इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि मेरे पास उठने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। लिहाजा मैं लंगड़ाती हुई उठी और किचन का दरवाज़ा टटोलने लगी। मैं हवा में हाथ लहरा रही थी और पानी का कूलर ढूंढने की कोशिश कर रही थी जब अचानक मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। यह एहसास बहुत वाज़ेह था। मैंने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की लेकिन पकड़ने वाला मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा था। मैंने मुंह से कुछ बोलना चाहा लेकिन अचानक ही मेरी आवाज़ बंद हो गई। एक अजीब सी कुव्वत थी जिसने मेरे पूरे जिस्म पर कब्जा कर लिया था। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी और ना ही कुछ बोल पा रही थी। मुझे एकदम से बहुत खौफ महसूस होने लगा। मेरी आंखें आंसू से भर गई थी, मेरे लब फड़फड़ा रहे थे लेकिन मेरे लबों से आवाज़ नहीं निकल रही थी। अचानक ही मेरा जिस्म जैसे आज़ाद हुआ, जैसे मुझे आज़ादी हासिल हुई थी। मैंने जल्दी से पूछा, कौन है वहाँ पर? मेरी बात सुनकर एक खूबसूरत सी हंसी मेरे कानों में पड़ी। वो कोई मर्दाना हंसी थी। ये हंसी सुनकर अचानक मुझे सुबह दरवाजे के बाहर मिला एक शख्स याद आया जिसने मेरी तारीफ़ की थी और जिसकी वजह से मुझे सारा खाई में गिराने के लिए लेकर चली गई थी। जब मैंने उसे इस हवाले से पूछा तो वो मुझे कहने लगा कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मुझे पहचान लोगी। उसकी बात सुनकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसके साथ ही मुझे डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि घर वाले वापस आ जाए और मुझे एक अनजान शख्स के साथ देखकर मेरे किरदार पर एक नया वार कर दे। उसके साथ ही उस शख्स की तरफ से भी मुझे डर लगने लगा, क्योंकि जो कोई भी था वो मेरे लिए अजनबी था। मैं उसे जानती नहीं थी।
इसीलिए मेरा उसके साथ यूं घर में अकेले रहना और उससे बातें करना बिल्कुल मुनासिब नहीं था। लिहाजा मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहने लगा, नहीं, मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक तुम्हारे घर वाले वापस नहीं आ जाते। लेकिन मेरा तुमसे ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है कि तुम मेरे साथ रुको और मुझसे बातें करो, मैंने तंग आते हुए कहा। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और कहने लगा, फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता भी बन जाएगा। उसके बाद उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया, इसीलिए मैं सख्त लहजे में कहने लगी, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो, क्योंकि मेरी मंगनी हो चुकी है। इस वजह से मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपने दिल में किसी भी किस्म की खुशफहमी को जन्म लेने दो। बेहतर यही है कि तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना मैं शोर मचाकर सब मोहल्ले वालों का इकट्ठा कर दूंगी। एकदम ही वहाँ पर खामोशी छा गई। जब मुझे दोबारा उसकी आवाज़ सुनाई दी तो अब की बार उसकी आवाज़ बहुत गुस्से वाली थी और मुझसे कहने लगा कि जहाँ तक तुम्हारी मंगनी की बात है तो फिक्र मत करो, वो 1 महीने के अंदर ही अंदर टूट जाएगी। और दूसरी बात तुम्हें छोड़ने की है तो ये बात भी मैं अभी से तुम्हारे कानों में डाल देता हूँ कि मैं मरते दम तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं अपना बना कर ही दम लूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया, जबकि मेरे सर में शदीद दर्द होने लगा था। उसके साथ ही मेरा पूरा जिस्म दोबारा से दर्द करने लगा। एक चीज़ जिसने मुझे हैरान कर दिया था वो ये थी कि जब मैं उसके साथ खड़ी बातें कर रही थी तब मुझे कहीं से भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से गया मुझे दोबारा से दर्द महसूस होने लगा। वो बहुत ही अजीब इंसान था। और फिर उसके साथ ही मेरा ध्यान दोबारा अपनी कज़न की तरफ चला गया, जो ना जाने उस वक्त कैसी हालत में थी। रात के उस वक्त सारे घर वाले वापस आ गए थे, सभी बहुत खामोश थे। मैंने अम्मी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे खामोश रहने का कहा और मुझे बताया कि रात के वक्त वो मुझे कमरे में आकर सारी बातें बताएंगी। मामला मुझे बहुत ही संजीदा लग रहा था, लिहाजा मैं अपने कमरे में चली गई और अम्मी के वहाँ आने का इंतज़ार करने लगी। रात के वक्त अम्मी मेरे कमरे में आई और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी कज़न को फालिज पड़ गया है, जिसकी वजह से उसका आधा जिस्म मफलूज हो गया है। अब ना तो वो बात कर पा रही है और ना ही हरकत कर पा रही है। ये बात मेरे लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं थी। मुझे अम्मी की बात पर अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। मैंने दोबारा उस बात की तायीद की और अम्मी ने दोबारा ही मुझे यही बात बताई। तब मुझे पता चला कि मेरे कानों ने जो कुछ भी सुना है वो बिल्कुल सच है। मुझे उसके लिए बहुत अफसोस होने लगा, लेकिन शायद ये उसके अपने कामों का ही नतीजा था कि उसने जितनी मुझे तकलीफ़ पहुंचाई थी शायद अल्लाह ने उससे उसका बदला लिया था। लेकिन फिर भी मुझे उसके लिए अफसोस हो रहा था। मैंने उसके लिए कभी बद्दुआ नहीं की थी, बल्कि हमेशा उसकी हिदायत की ही दुआ करती थी। उसके बाद मेरी ज़िंदगी दोबारा से पुरसुकून हो गई, क्योंकि अब मुझे तंग करने के लिए सारा मौजूद नहीं थे। लेकिन सारा के लिए मुझे बहुत दुख होता था। अब चची भी बिल्कुल खामोश हो गई थी। वो हर वक्त रोती थी और अल्लाह से माफ़ियाँ मांगती थी। इसके अलावा उन्होंने मुझसे भी और अम्मी से भी माफ़ी मांगी थी। घर का माहौल बहुत ही गंभीर बन चुका था। अब मेरे ज़ख्म किसी हद तक ठीक होते जा रहे थे, लिहाजा मैं दोबारा से बिस्तर से उठकर चलने फिरने के काबिल हो गई थी। एक दिन मैं अपने कमरे में दाखिल हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि कमरे के दरमियान में स्टूल पड़ा हुआ है। अचानक मेरा पाँव स्टूल से टकराया और मेरे पाँव का नाखून उखड़ गया। एक ज़ोरदार चीख मेरे मुंह से निकली, लेकिन उस वक्त घर पर कोई भी नहीं था। सब लोग सारा को लेकर अस्पताल गए थे। मैंने हाथ लगाकर अपने पाँव को टटोला जहाँ से खून बह रहा था। तकलीफ़ का एहसास बहुत ही शदीद था। इससे पहले कि मैं कुछ करती, अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पाँव को पकड़ लिया हो। मैं अपनी जगह पर साकत हो गई थी। उसके बाद मुझे महसूस होने लगा जैसे मेरा कोई ज़ख्म साफ कर रहा हो। मैंने डरते डरते पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से मुझे उसी लड़के की आवाज़ सुनाई दी जो कुछ दिन पहले भी यहाँ पर आया था। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे दोबारा से गुस्सा आ गया। उसके साथ मैं हैरान भी रह गई कि आखिर वो एकदम से यहाँ पर कहाँ से आ गया। जब मैंने उससे पूछा तो वो मुझसे हंसते हुए कहने लगा, तुम इस चीज़ की फ़िक्र मत करो, तुम बस ये बात याद रखो कि जब जब तुम्हें कोई तकलीफ़ मिलेगी तब तब मैं तुम्हारी तकलीफ़ का मदावा करने के लिए आ जाया करूँगा।
اس کی یہ بات سن کر میں چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، کیونکہ اس بات کا تو مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ یہاں سے جانے والا نہیں ہے۔ اور پھر اس نے نہایت ہی پیار سے میرے زخم کو صاف کیا، اور ابھی بھی وہی بات ہوئی جو پہلے ہوتی تھی۔ جتنی دیر تک وہ میرے پاس بیٹھا رہا، مجھ سے باتیں کرتا رہا، اس وقت تک میرے جسم کو سکون رہا، لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے گیا، دوبارہ سے میرے جسم سے درد کی ٹھیسیں اٹھنے لگی تھی۔ اب مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس انسان میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ انسان کون ہے، کہاں رہتا ہے، اور میرا دل بھی نہ جانے کہ اس سے بات کرنے کو مچلنے لگا تھا، یا پھر میرے وجود میں آنے والی تبدیلی تھی جس کو میں نے اچھے سے محسوس کیا تھا۔ اور پھر کچھ ہی دنوں میں ہماری ملاقاتیں زیادہ ہونے لگی۔ اب تو اس کی پیاری پیاری باتیں سن کر مجھے اسے دیکھنے اور اس سے ملنے کا بھی دل کرنے لگا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اپنی کمی کا احساس ہو رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میرا دل چاہ رہا تھا کہ کاش میرے پاس بھی آنکھیں ہوتی اور میں بھی اس انسان کو دیکھ سکتی، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ کم از کم مجھے یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے تھی، کیونکہ نظر آنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو میرے ساتھ ہوئی وہ بہت ہی غیر متوقع تھی، اور مجھے نظر کیسے ملی یہ بھی بہت ہی عجیب و غریب کہانی ہے، جس پر پہلے پہل تو مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ ایک دن میں معمول کی طرح صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تمام گھر والے آج بھی سارا کے ساتھ گئے تھے۔ جب بھی وہ سارا کے ساتھ جاتے اسی دن وہ لڑکا آ جاتا، نہ جانے اسے اس بارے میں کیسے پتہ چلتا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے دوبارہ سے محسوس ہوا جیسے کوئی میری چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا ہو۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کامران ہی ہے۔ جب میں نے اس کا نام لیا تو وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، مجھے اس وقت بہت خوشی ہوتی ہے جب تم میرا نام پکارتی ہو۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اسے کہا کہ میری ایک خواہش ہے کہ میں تمہیں دیکھ سکوں، لیکن مجھے لگتا ہے میری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا، اس کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی تم جتنا مجھے پسند کرتی ہو اور میرے لیے تمہارے دل میں جتنے بھی جذبات ہیں وہ میرے دیکھنے کے بعد ختم ہو جائیں گے، کیونکہ میں بہت بدصورت ہوں۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا، کیونکہ جو انسان اتنی اچھی باتیں کر سکتا ہے، جس انسان کا اندر اتنا خوبصورت ہو، وہ کبھی بھی بدصورت نہیں ہو سکتا۔ میں نے یہی بات اس سے کی۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں انسان ہوں؟ میں انسان نہیں بلکہ جن ہوں۔ اب کی بار میں اس کا مذاق بنانے لگی، جبکہ وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر جب بولا تو اس کی آواز دھیمی تھی، فاطمہ، اگر کبھی تمہاری نظر واپس آ جائے تو تم مجھے دیکھ کر مجھے چھوڑ تو نہیں دو گی؟ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہنے لگی، نہیں، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی، تم میرے بہت اچھے دوست ہو۔ میں اسے پسند بھی کرنے لگی تھی، لیکن میں نے اس بات کا اظہار اس کے سامنے نہیں کیا تھا۔ فی الحال میں یہ بات بھول چکی تھی کہ میرا رشتہ اپنے کزن سے ہو چکا ہے، جس کے لیے پہلے پہل میں مرا کرتی تھی۔ اب اس کزن کا خیال میرے دل سے ایک دم نکل گیا تھا، بلکہ اگر یہ بات میں کہتی کہ میرے دل میں اس کے لیے بیزاریت پیدا ہو گئی تھی تو اس میں کچھ بھی غلط نہ ہوتا، اور شاید اس کی وجہ بھی کوئی اور نہیں بلکہ کامران ہی تھا۔ تمہاری نظر مکمل طور پر نہیں گئی ہے، بلکہ ابھی بھی تمہاری نظر لوٹ کر آ سکتی ہے۔ کامران کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور بے چینی سے اس سے پوچھنے لگی کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، مجھے بھی تو بتاؤ۔ میری بات سن کر اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ فکر مت کرو، 2 دن کے اندر اندر تمہاری نظر واپس آ جائے گی۔ کامران کی بات سن کر میں بہت پرجوش ہو گئی تھی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، یعنی میں دوبارہ دیکھ سکتی تھی۔ رات کے وقت لیٹی میں اسی بارے میں سوچ رہی تھی جب میری نظروں کے سامنے ماضی کا واقعہ گھوم گیا۔ ماضی میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میرے دماغ کے پچھلے حصے میں شدید چوٹ لگی تھی اور میری نظر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ میری نظر واپس آ سکتی ہے۔ اس کے لیے ایک بہت بڑے آپریشن کی ضرورت تھی، جبکہ آپریشن کے لیے وہ ایک بہت بڑی رقم کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تب ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے کہ ابا میرا آپریشن کروا سکتے، اور پھر بعد میں ابا کا انتقال ہو گیا تھا اور انہوں نے آپریشن کے لیے جتنے پیسے رکھے تھے وہ بھی سارے ضائع ہو گئے تھے۔ میں دوبارہ مایوس ہو کر رہ گئی۔ اس کے بعد امی نے ایک بار چچا سے میرے بارے میں بات کی، لیکن چچا کے پاس اتنے پیسے موجود نہیں تھے۔ پھر اماں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ فکر مت کرو، جب تمہاری شادی ہوگی تب میں تمہارے سسرال والوں کو بولوں گی، مجھے یقین ہے وہ تمہارا آپریشن ضرور کروائیں گے۔
लेकिन जब से मेरा रिश्ता तय हुआ था उस दिन के बाद से कभी भी मेरी सास ने राब्ता करने की कोशिश नहीं की। यूँ लग रहा था जैसे वो मुझे बिल्कुल भूल गई हो, या उन्होंने कहीं और बेटे का रिश्ता तय कर दिया हो। या चची भी अक्सर यही कहा करती थी कि मुझे तो लगता है कि उन्हें तुमसे कोई अच्छी लड़की मिल गई है। लिहाजा मैं दोबारा से मायूस हो चुकी थी। लेकिन आज कामरान की बात सुनकर मेरे दिल में एक उम्मीद का दिया जला। मैं नहीं जानती थी कि वो ये सब कुछ कैसे करेगा। और फिर एक दिन कामरान ने मुझे अपने साथ चलने का कहा। कामरान की बात सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि मैं पहले कभी भी उसके साथ यूँ अकेली कहीं नहीं गई थी। उसने मुझे तसल्ली दी और कहने लगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और फिर वो मुझे अपने साथ लेकर न जाने कहाँ चला गया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक बिस्तर पर लिटाया और मुझे बेहोश कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि कितनी देर तक मैं बेहोश रही, लेकिन जब मुझे होश आया तब मेरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। मैं उस वक्त अपनी आंखों से देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। उस वक्त मैं एक कमरे में मौजूद थी। वो एक किधरे पुराना कमरा था। जब मैंने जल्दी से कामरान को आवाज़ दी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। मैं बिस्तर से नीचे उतरी और कामरान को ढूंढती हुई बाहर निकल गई। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैं उसे देखने के लिए बेचैन थी। अचानक मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, लेकिन जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मुझे यूं लगा जैसे मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। पीछे एक इंतहाई खौफनाक इंसान खड़ा था। उसे देखकर मैं आंखें बंद करके ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी और फिर वहाँ से तेज़ी से भाग गई। मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। और फिर थोड़ी देर के बाद मैं एक गाँव में पहुँच गई। वहाँ पर एक औरत ने मुझे पहचान लिया। जब उसने देखा कि मैं अपनी आंखों से देख सकती हूँ तो वो भी हैरान हो गई और मुझसे पूछने लगी कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। मैंने उसे बताया कि मेरा ऑपरेशन हुआ था और ये काफ़ी दिन पहले की बात है। उसके बाद मैं दोबारा अपने घर चली गई। मैंने इस बारे में सिर्फ अम्मी को ही बताया था और उन्हें मना कर दिया था कि वो किसी को भी नहीं बताएं। जबकि दूसरी तरफ मेरे जहन में अभी भी उस खौफनाक इंसान का चेहरा घूम रहा था। न जाने वो कौन था। और मुझे कामरान की भी फिक्र सताई जा रही थी, जो अचानक से पता नहीं कहाँ पर चला गया था। और उसके बाद काफ़ी दिन गुजर गए, लेकिन कामरान वापस नहीं आया। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, क्योंकि उसने मेरी सबसे बड़ी परेशानी दूर कर दी थी। उसकी वजह से मैं दोबारा देखने के काबिल हो गई, लेकिन वो था कि पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और फिर थोड़े ही अरसे बाद पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि मैं देखने के काबिल हो गई हूँ। जब ये खबर रास्ता तक पहुँची तो वो जल्दी से अपने बेटे का रिश्ता लेकर दोबारा से हमारे घर आ गई और निकाह की डेट फिक्स करने लगी। जिस दिन वो हमारे घर में मौजूद थी उसी दिन हमारे घर में पुलिस आ गई और उन दोनों माँ बेटे को पकड़ कर ले गई। उस दिन मुझ पर यह राज आश्कार हुआ कि ये औरत हर साल पाकिस्तान आती थी और यहाँ पर मौजूद गरीब लड़कियों की प्यारी प्यारी बेटियों की अपने बेटों से शादी करती और उन्हें इंग्लैंड ले जाकर बेच देती। मैं खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि मेरी उससे जान बच गई। यूँ खाला राशिदा की हकीकत भी सारी दुनिया के सामने आ गई थी। दूसरी तरफ पुलिस ने जाते हुए मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझे कहने लगे कि अगर आप हमें फ़ोन करके इनकी मौजूदगी के बारे में न बताती तो हमें कुछ भी पता न होता। जबकि मैं हैरान थी, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसी कोई कॉल नहीं की थी। मेरी जान एक फराडिया ख़ानदान से छूट चुकी थी। मुझे उसके लिए खुश होना चाहिए था, लेकिन मैं कामरान की वजह से बहुत परेशान थी। चूँकि अब मैं उसकी आदी हो गई थी, लिहाजा उसके बगैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया था और अब उसे देखने की ख्वाहिश भी मज़ीद शिद्दत पकड़ती चली जा रही थी। एक दिन मैं घर में अकेली थी और किताब पढ़ रही थी, जब अचानक मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। वो कामरान ही था। मैंने तेज़ी से पीछे देखा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। मैं बेचैनी से पूछने लगी कि तुम कहाँ हो, जल्दी से मेरे सामने आओ। तुम नहीं जानते मैं तुम्हारी वजह से कितनी परेशान हूँ। तुम एकदम से कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे सामने आ गया तो तुम दोबारा से चिल्लाना शुरू कर दोगी। उसकी ये बात सुनकर मैं पहले हैरान हुई और फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक हुई। कुछ दिन पहले मैंने एक अजीबोगरीब इंसान को देखकर चीखें मारी थी। तो क्या वही कामरान था? अचानक से मेरा दिल खौफ से कांपने लगा। थोड़ी देर बाद मेरे सामने धुआं छाने लगा। जब वो धुआं ख़त्म हुआ तो वहाँ पर वही अजीबोगरीब इंसान खड़ा था।
यानी कामरान ने सच बोला था कि वो इंसान नहीं बल्कि जिन्नात ही था। और फिर कामरान ने मुझे बताया कि जिस दिन मेरी कज़न ने मुझे धक्का दिया था उस दिन कामरान ने ही मेरी मदद की थी। और फिर कुछ दिन पहले उसने खाला राशिदा की हकीकत के बारे में जब उसे पता चला तो उसी ने खाला राशिदा को पाकिस्तान भिजवाया था और फिर उसी ने खाला राशिदा को पुलिस के हाथों पकड़वाया भी था। वो दोबारा इसी वजह से मेरे सामने नहीं आ रहा था क्योंकि वो मुझे खौफजदा नहीं करना चाहता था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैं ना तो उसे देख पा रही थी और ना ही मेरा दिल चाह रहा था कि वो यहाँ से जाए, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था क्योंकि हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते थे। वो आग से बना था और मैं मिट्टी से बनी थी। आग और मिट्टी का कोई जोड़ नहीं था, लिहाजा हम ना चाहते हुए भी एक दूसरे से दूर हो गए। लेकिन मुझे यकीन था कि वो मुझे कभी नहीं भूलेगा और ना ही मैं कभी उसे भुला सकती थी। उसके जाने के बाद ही मेरी शादी हो गई और मेरी शादी को आज 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन उन 12 सालों में मैं कभी भी उसे भूली नहीं हूँ। आज भी जब मुझे उसकी याद आती है तो मेरी आंखें आंसू से भीग जाती हैं और मेरे दिल से एक आह निकलती है कि काश तुम जन्मजात ना होते।